जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग फिर देखने वाले हैं पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछने वाला है साथियों, वहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको देखना है, देख लीजिए इसको यहाँ से देखना है, कहाँ से देखना है। और यह जो है ना, हम जो 2000 यह इस जो ना, जैसे मैं कहने का मतलब जो अनुच्छेद सब है साथियों, इसमें 2024 वाला बुक सब इसलिए करा रहे हैं ताकि उसमें ना जो इम्पोर्टेंट उस टाइप का दिया हुआ है, इसलिए 2024 वाला बुक में हम करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास 25 होगा तो 15 के 1 2 3 इस टाइप का कभी दिया होगा, लेकिन इसमें सिर्फ 15 का दिया हुआ है इस टाइप का। तो आप लोग बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं। आ जाइए, देखिए मौलिक अधिकार साथियों। ठीक है, तो मौलिक जब भी आपसे पूछ देगा ना मौलिक अधिकार, तो आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? मौलिक अधिकार। देखिए समानता, देखिए समता या समानता का अधिकार, जब भी कहते समता या समानता का अधिकार, तो कहना है कि देखिए अनुच्छेद 14 से 18, इसको कैसे याद रखेंगे? कहना कि देखिए समता या समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार कहना कि 14 वर्ष से कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष तक ले रहेगा ना, उसको एकदम समान से समान देंगे, बहुत ज़्यादा समान देंगे। कब से समान देना शुरू कर देना है? देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था साथियों। तो ध्यान रखना, 19 को हम लोग हटा देंगे पहले। ठीक है, पहले हम लोग कहेंगे कि 14 से लेकर 18 वर्ष के जितना भी व्यक्ति है ना, उसको समान देना शुरू कर देंगे 14 से 18 वर्ष तक लेके बीच में। ठीक है, कब? 14 से जो व्यक्ति होगा ना, 14 से समान देना शुरू कर देंगे। माने होता है ना कि मान सम्मान ये सब देना, आदर करना शुरू कर देंगे 14 से। तो कहना 14 से 18 वर्ष तक ध्यान में रखना, कब? 14 से 18। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र, हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में साथियों। तो कहना स्वतंत्र के जब भी बात हो ना, तो 1900 से शुरू करेंगे, माने 19 से शुरू करेंगे, 19 से। तो 19 से लेके साथियों 22 तक, कितना? 19 से लेके 22 तक, इसको ध्यान में रखना है। हाँ, कब स्वतंत्रता का अधिकार जब भी पूछते तो 19 से 22 तक। अब देख लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। देख लीजिए, कहने का मतलब आदमी सब समझने लगा कि कब से शोषण जब होगा ना, तो कहना कि कब से समझने लगा है सब। तो कहना 23-24 में है ना, 23 वर्ष से 24 वर्ष के आदमी है ना, उस समझ जाएगा कि उसके साथ आप शोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ध्यान रखना कि अब 23-24 साल के बच्चा समझ जाएगा कि आपके उसके साथ शोषण आप कर रहे हैं कि नहीं। तो शोषण जब भी कह दे तो 23 से 24, 23-24 शोषण कब होगा साथियों? 23-24 हो जाएगा शोषण। ठीक, अब आ जाइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जब भी कहते साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो कहना अच्छा 25 वर्ष होते ही सब आदमी धर्म को मानने लगता है खूब बढ़िया से। कब धर्म को मानने लगता है? 25 वर्ष होते हुए। तो क्या ध्यान में रखना है? अनुच्छेद 25 से 28। कहना 25 से 28 में खूब धर्म के लेके खूब कूदेगा। लेकिन जब शिक्षा उसको मिलता है ना 29 वर्ष में, 28 तक में तो खूब कूदेगा, 29 वर्ष में शिक्षा मिलेगा ना, तो 29 से 30 एकदम शांत रहेगा, एकदम शांत रहेगा। तो क्या ध्यान में रखना है? शिक्षा संबंधित तो 29 से 30। ठीक है साथियों, कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो कहना अब संविधान के बात मानने लगेगा। अब संविधान के बात मानने लगेगा कब? 32 वर्ष से। 32 वर्ष से किसका बात मानने लगेगा? संविधान का बात मानने लगा। ठीक है साथियों, तो इसको इस तरह से आपको याद कर लेना है। समता समान देना, 14 से 18 वर्ष के स्वतंत्र, तो 1947 में स्वतंत्र हुए हम लोग। तो 1900 से लेकर कब चल जाएंगे? तो 1922 तक। शोषण तक, 23 वर्ष के व्यक्ति समझ जाता है कि शोषण हो रहा है कि ना, शोषण से 24। धार्मिक ना, धर्म को खूब मानने लगे कब? एकदम गमछा बांध के भगवा गमछा दौड़ने लगता है कब? 25 से लेकर 28 तक। जब ये शिक्षा उसको मिलता है ना, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, तो कहना वो शिक्षा जब भी मिलेगा ना 29 में, 28 तक तो खूब कूदा, लेकिन 29 से 30 में जब भी शिक्षा मिला ना, तब वो जाके 32 वर्ष में ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान को मानने लगेगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आपको इसको कर लेना है। चलिए अब आ जाइए। ठीक, अब देख लीजिए, देखिए समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार में देखिए पहले देखिए क्या होगा देखिए विधि के समक्ष समानता। देखिए अनुच्छेद 14 है ना, जो कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष समानता। देखिए इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर माने उन पर एक समान लागू करेगा। या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। तो ये तो आपको बताइए दिए थे कि विधि के समक्ष समानता। तो विधि द्वारा रहता तो जापान में, तो बाकी से रहेगा जो चल जाना है कहाँ? ब्रिटेन। तो देखिए जब भी कहते हैं ना कानून के समक्ष समानता के बात कर रहा है, तो कारण देख लीजिए समानता तो आप लोग को मालूम है कि समानता 14 से लेकर 18 तक था। तो कानून के समक्ष समानता जो रहेगा ना कानून के हिसाब से समानता मानना है कब? तो 14 ही वर्ष में। 14 वर्ष में तो हो जाएगा 14 अनुच्छेद का हमारा साथियों 14। ठीक साथियों, अब आ जाइए कितना हो जाएगा अनुच्छेद? अब 14 हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। देखिए यह ब्रिटेन से लिया गई, तो मालूम है, यानी
विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता। तो कहना 14 वर्ष का जब भी व्यक्ति होता है ना तो कानून मानने लगता है, कानून मानने लगता है एकदम समानता से, एकदम समानता से क्या मानने लगता है? कानून। तो देख लीजिए आपको फिर एक बार बता रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए, राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा। ये ना कि केकरो साथ अलग कानून, एक साथ सबके लिए एक समान कानून रहेगा तथा उस पर एक समान लागू करेगा, मैंने एक समान कानून बनाएगा। तो ध्यान में रखिए 14। ठीक है, आ जाइए। देखिए धर्म नस्ल, जब भी कहते साथ धर्म ना कहता कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको इसी टाइप के नहीं करने लगता है। तो जब भी कहेगा धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कहने का मतलब कि आप किस धर्म से है, किस नस्ल से, किस जाति से, लिंग क्या है, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जन्म स्थान के आधार पर भी आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किस में कहा जा रहा है? तो कह रहा है देखिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग। ठीक है साथियों, यही ना कि मैंने आप पुरुष महिला है या ट्रांसजेंडर, ये सब के इसको ना निषेध माना गया है। किस आधार पर आपको ना किसी को आप धर्म, नस्ल, जाति उति के आधार पर आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि माने भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकते हैं। तो किस तो कहना अच्छा एक तो धर्म मानने लगता है तो सब तो 25 से 28 में, लेकिन यहाँ कह रहा है धर्म, नस्ल, इस सब में भेदभाव नहीं करने के लिए कह रहा है, भेदभाव नहीं करने के लिए कह रहा था। किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 15 के द्वारा। यानी अनुच्छेद 15 के द्वारा आपको ध्यान में रखना है कि देखिए धर्म देख लीजिए, धर्म से ध्यान में रख देना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के बारे में कह रहा है धर्म। देखिए जब भी कहेगा धर्म, ठीक है, नस्ल माने किस नस्ल का है, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। देखिए राज्य के द्वारा धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। थोड़ा भी भेदभाव कीजिएगा तो आपको पकड़ के थाना में रख दिया जाएगा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 15 के द्वारा आपको कह दिया गया कि किसी में धर्म, नस्ल, सब में भेदभाव नहीं करना है। तो ठीक है साथियों, तो आ जाइए 15 अनुच्छेद हम लोग देख लिए। अब आइए साथियों देख लीजिए, देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में देख लीजिए अनुच्छेद कितना 16 था, आपको इसको कैसे पढ़ना। देखिए राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए एक समान अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को छोड़कर। यानी कहने का मतलब आपसे जब भी पूछेगा ना लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कहने का मतलब जब भी आपको नौकरी लगता है ना, नौकरी लगता है तो SC ST OBC सबको साथियों, SC ST OBC सबको आरक्षण इसी अनुच्छेद 16 के द्वारा दिया गया है। ठीक है साथियों, इसी अनुच्छेद 16 के द्वारा दिया गया है। ठीक है तो आरक्षण अब लगभग सबको समान है। जनरल को भी तो EWS के कोटा से उन लोगों को तो और ज़्यादा फायदा है। ठीक है, जितना परसेंट उनका जो आबादी है साथियों, उस आबादी के हिसाब से उन लोगों को तो बहुत बढ़िया तरह से क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो चलिए कहने का मतलब है कि देख लीजिए यहाँ पे ना देखिए OBC के ना क्या कहते हैं ना, आरक्षण प्रतिशत थोड़ा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए EWS मान लेते वो पूरा 10% है, आप लोग जनरल माने कोई होंगे तो 10% होइएगा तो आप लोग को 10% का कोटा जो मिलता है। ठीक है, 10-12% है। तो देखिए ये सब 54% होने के बाद भी लोग को 27% मिलता है OBC सबको। ठीक है साथियों, ये सब तो इसमें ना कोटा में थोड़ा आरक्षण बढ़ाना चाहिए। तो देखिए आरक्षण की बात हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 16 में है आपको कहना कि अच्छा हम 16 वर्ष से आरक्षण लेना शुरू कर देंगे, अनुच्छेद 16 वर्ष से ही आरक्षण लेना शुरू कर देंगे। यानी देखिए कह रहा है कि लोक नियोजन के विषय में, माने लोक नियोजन माने आप जॉब, नौकरी सब के बात कर रहा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन अपवाद है कि नहीं, जो अनुच्छेद 16 है ना उसमें ना SC ST OBC सबको आरक्षण दिया जाएगा। 16 आरक्षण से संबंधित। देखिए 14 आपको क्या बोले, 14 आपको बोले थे कानून के समक्ष समानता, 15 क्या बोले धर्म, नस्ल, भेदभाव उस पर नहीं करना है, 16 क्या बोले कि आपको ना नौकरी दिया जाएगा उस पर आपको आरक्षण मिलेगा, 17 की छुआछूत आपको नहीं मानना है। देख लीजिए देखिए अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है साथियों, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपको छुआछूत अगर आप मानते हैं ना, छुआछूत आपको मानते हो, कोई भी आपको देख के कहता है कि छुआ गया या हुआ तो आप केस करिएगा ना उस पर, तो क्या कहते हैं ना अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उसको बहुत ही बड़ा सजा हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है
छुआछूत जो ना अस्पृश्यता का है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। आप देख लीजिए, देख लीजिए, अब इधर आ जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखिए सेना या विद्या संबंधित, माने विद्या, सेना या विद्या संबंधित सामान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि या उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब राज्य द्वारा सेना और विद्या को छोड़कर कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। सेना और विद्या को, सेना और विद्या क्या हो गया साथियों, सेना और विद्या, यानी कहने का मतलब आप विद्या प्राप्त करिएगा तब सेना में जाइएगा, लेकिन ये राज नहीं देगा उपाधि, ठीक है। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी उपाधियों का जब सभी कहते हैं साथियों, उपाधियों का अंत वाला पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में, तो उपाधि का अंत साथियों 18 में है। 18 यानी कहने का मतलब आपको कोई दूसरा देश, मान लेते हैं आपको नेपाल, भूटान या कोई दिया, ठीक है साथियों, पाकिस्तान से तो लेना नहीं है, ठीक है, तो देशद्रोही घोषित हो जाइएगा। वैसे ही पाकिस्तान से लेना नहीं चाहिए। देखिए जब भी कहते साथियों कि नेपाल पर भूटान यानी किसी से भी आप ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेना ही पड़ेगा। मानो कोई बढ़िया सामान ले रहे हैं तो, नहीं तो आपको ना क्या कहते हैं ना, दिक्कत हो सकता है, ठीक। चलिए, तो जब भी कहते हैं ना उपाधियों का अंत साथियों, देखिए विद्या से सेना संबंधी उसको छोड़कर ना कोई अन्य जो है ना उपाधि आपको राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। देखिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सबसे बड़का सम्मान, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री तथा सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, देखिए सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, उसके बाद होता है महावीर। पहले परम, देखिए पहले परम आदरणीय गुरुजन, हम लोग का मान लेते हैं कोई चीज़ पर हम लोग भाषण देते थे तो ना पहले कहते थे परम आदरणीय मेरे प्यारे गुरुजन, इस टाइप के कहते थे। तो परम का मतलब होगा सबसे बड़ा, यानी परम माने सेना में परम चक्र न, परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। देखिए जो पुरस्कार है साथियों अनुच्छेद 18 के द्वारा ही दिया जाता है। बड़ा बड़ा जो पुरस्कार, या कि भारत रत्न कह दीजिए, या पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, या परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, जितना है ना सामान साथियों अनुच्छेद 18 के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए, देख लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्र कब हुआ भारत, 1947 में, तो 19 से शुरू करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जब भी हो ना साथियों तो 19 से शुरू करेंगे। देखिए मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। माने मूल संविधान शुरू में जो संविधान बना ना साथियों, उसमें 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब सिर्फ 6 है, ठीक है साथियों। अब कितना है, तो अब सिर्फ 6 बच गया। पहले कितना था, पहले 7 था, ठीक है। देख लीजिए अनुच्छेद 19 के एफ, ठीक है साथियों, एफ यानी संपत्ति का अधिकार इसमें था। 19 के एफ में साथियों संपत्ति का अधिकार था। कथी का अधिकार था, तो 19 के एफ में साथियों एफ में संपत्ति का अधिकार था, ठीक। तो इस संपत्ति को अधिकार को ना 44वां संविधान संशोधन, तो देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, तो लास्ट में 8 रहेगा, तो 1978, ठीक है। ध्यान में रखना 1978 द्वारा हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1978 में हुआ था। 44वां संविधान के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों इसको हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था, तो यह जो संपत्ति का अधिकार ना, जो स्वतंत्रता का अधिकार में आ गया था, संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया, ठीक है। अब कानून के अधिकार कर दिया गया इसको, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इतना आपको इतना ही इसको ध्यान में रखना, ठीक। अब आ जाइए, भले इधर आइए। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार, कितना साथियों, 6 तरह के स्वतंत्रता का अधिकार। 7 था तो उसको अब एक हटा दिया गया है, एफ को हटा दिया गया साथियों, 19 के एफ को हटा दिया। अब बच गया कितना, 6। तो देखिए पहले क्या है, सबसे पहले 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता। देखिए प्रेस उरेस है ना साथियों, उसको इसी अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत ना वो बोल सकता है कुछ हो, ठीक है साथियों। आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो जब भी कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता, तो बोलने की स्वतंत्रता साथियों क्या हो जाएगा, तो कहना क्या चाहे, बोलने की स्वतंत्रता का बात बोल रहा है। तो बोलने की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 के पहले, सबसे पहले किसी को कोई आदमी आता पहले वो बोलेगा ना, बोलेगा तो बोलने के तो 19 के याद देख लीजिए। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित, माने बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के करा एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए हथियार यानी बंदूक, तो बंदूक कैसा रहता है, इस तरह का बंदूक रहता है। देखिए रहता है ना बंदूक, इस तरह का बंदूक रहता है। तो कहना कि अच्छा बंदूक की तरह देखिए, तो इसको सीधा हम कर लेंगे बंदूक को, तो क्या हो जाएगा बी, यानी हथियार का मतलब हो गया। देखिए इस तरह से हथियार रहता है, हथियार इस तरह से रहेगा ना साथियों, इस तरह से रहता है ना हथियार,
तो कहना कि अच्छा इसको अगर हम सीधा कर लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सीधा कर लेंगे तो बी। तो देखिए वहीं बी हो जाए, शांतिपूर्वक बिना हथियार के। तो देखिए हथियार वाला बोल दिया ना, हथियार, तो हथियार ही लेखा चित्र पड़ा होगा। देख लीजिए बंदूक ऊपर हम लोग छोड़ेंगे तो इस टाइप का हथियार ना रहेगा। तो कहना इस तरह का हथियार था अनुच्छेद बी के द्वारा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए सी के देख लीजिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता। देखिए साथियों, संघ बनाने का देख लीजिए, कोई आदमी ना माने होता ना कि ना कहता कि संघ बनाते, संगठन बनाते, संगठन। तो कहना कि अच्छा पहले इतना कर लिए हैं, इतना कर लिए, इसको पूरा मोड़ देंगे तब ना संगठन होगा। तो कहना कि अच्छा संगठन में अभी कम से कम इतना तो किए। तो सी यानी ई क्या हुआ, माने ये पूरा संगठन का मतलब क्या हुआ, पूरा गोल करना, माने पूरा संगठित करना। लेकिन अभी संगठन इतना ही है, इतना बाद में करेंगे। तो कहना कि वो इतना ही, तो इतना क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है साहब, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देख लीजिए साथियों, पहले देखिए देश के किसी भी क्षेत्र में कहना कि अच्छा डी, यानी कहना कि डी नाम के कोई आदमी है ना, डी नाम के कोई आदमी है, अरे डी नाम का आदमी है ना, तो कहना ना वह देश से किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकता है। कौन, डी नाम के आदमी, डी। तो देश से किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकता है। तो पहले आवागमन करेगा, उसके बाद जाके क्या करेगा साथियों, उसके बाद करेगा तो बसेगा आदमी। पहले अरे कहीं आप जाइएगा तो पहले आवागमन करिएगा, देखिएगा जमीन उमीन, उसके बाद है ना बसिएगा। तो हो जाएगा देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। तो कहना कि आना जाना कौन कर रहा है, डी कर रहा है। और डी के बाद क्या होता है, ई। तो ई जब ये डी के बाद क्या हो जाएगा, ई, तो कहना अब बस जाएगा। माने देखिए किसी भी देश में आवागमन, तो पहले आवागमन करेगा, उसके बाद आवागमन के बाद बैठ क्या हो जाएगा, बस जाएगा। तो ABCD में पहले डी माने आवागमन करेगा, डी के बाद क्या होता है, ई। ठीक है, तो ई हो जाएगा। जैसे किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 के ये बात देखिए, कोई भी व्यापार एवं वाणिज्य चलाने की स्वतंत्रता। माने आप कोई भी व्यापार ऊपर चला सकते हैं। ठीक है साथियों, कोई भी व्यापार चला सकते हैं जो लीगल हो। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखना है क्या, अनुच्छेद 19 के जी, कोई भी व्यापार कर सकता है। अनुच्छेद 19 के जी मैंने कहना कि जी नाम के आदमी है ना, जी नाम के आदमी है, वह कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। ठीक है साथियों, जी से मतलब गोविंद या गौरव या कुछ इस टाइप का होता है ना, जी से गौतम, इस टाइप का अपना ध्यान में रख लेना है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के ए में हुए, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है साथियों, यहाँ तक अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आ जाइए, अब यहाँ आ जाइए, देखिए देखिए अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। देख लीजिए अपराध, देख लेते कहना रहे 20 वर्ष आते हुए क्या करने लगा, ये अपराध करने लगा। यानी कहने लगा अपराध से संबंधित बात कब रहेगा, तो कहना अपराध से संबंधित बात ना 20 वर्ष हुआ तो अपराध करने लगा। तो ध्यान में रखना है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सज़ा मिलेगा। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। ठीक है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी समझ लीजिए ना कि जो अपराध से रिलेटेड है ना, अपराध से रिलेटेड जो भी बात हो अपराध से रिलेटेड, तो कहना अच्छा अपराधी सबको भी संरक्षित किया जा रहा है। माने अपराध से रिलेटेड जो हो ना, कहना कि अपराध कै वर्ष में, तो 20 वर्ष में। तो अपराध से रिलेटेड जो हो वो 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 20। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आइए अनुच्छेद 21। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21। तो देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है साथियों, देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार न अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। देखिए जब भी कहेगा निजता, मैंने उसका निजी जीवन के बारे में, माने दैहिक माने कहने का निजी जीवन के बारे में ना आप उसको ना कुछ नहीं कर सकते। यानी होता है ना कि माने एक मनुष्य, उसको स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, सब चीज़ चाहिए, यह भी उसका निजी जीवन से ही संबंधित है। तो कहना क्या अच्छा निजी जीवन, तो कहना 21 वर्ष हो जाएगा ना। देखिए 20 वर्ष में अपराध करेगा, ठीक है, 21 वर्ष में वह सुधरेगा, वो अपने निजी जीवन के वो और उसका बाप माता जी का काहे इसे कर रहा था, कहना कि अपना 21 वर्ष में अपना निजी जीवन के बारे में हम कुछ कर सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो देख लीजिए जब भी करेगा अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है। आपको कहता है किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ठीक है साथियों, देख लीजिए इसके तहत देखिए क्या है, उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया। देखिए
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। हरित न्यायाधिकरण तो करना अच्छा, हरि जी न्याय करेंगे कब? 2010 में। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है साथियों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 पारित कराया गया या कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में। मुख्य पीठ कहाँ है साथियों? तो हरित न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ नई दिल्ली में, ठीक है, जहाँ पे ना पर्यावरण सब अपने शुद्ध नहीं है। अब पर्यावरण सरकार कह रहा है कि करवाएंगे ठीक से, तो ये अनुच्छेद 21 में साथियों। निजता दान देते हैं, निजता का मतलब अपना निजी जिंदगी से कोई संबंधित कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। और दैहिक माने जीवन एकदम जीने की स्वतंत्रता है, तो कौन? अनुच्छेद 21 में, ठीक है साथियों। अब मुख्य पीठ कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्य पीठ नई दिल्ली में। अन्य पीठ है तो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो देख लीजिए, तो पहले तो सबसे पहले होता था क्या? कोलकाता, उसके बाद चेन्नई। अब मुंबई नहीं है, तो मुंबई की जगह पर भोपाल और पुणे हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा? भोपाल और पुणे, भोपाल और पुणे, ठीक। तो मुंबई की जगह पर पुणे हो गया, पुणे हो गया। कहना वही जमाना का जो महत्वपूर्ण शहर था, तो मुंबई की जगह पर पुणे और भोपाल, ठीक साथियों, ध्यान रखना है। हरित न्यायाधिकरण तो देश में पर्यावरण संबंधित मामले के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये क्या कह रहा है? 21 के क साथियों, वो तो हम लोग 21 तक देख लिए, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ 21 तक। अब देखिए 21 के क यहाँ कह रहा है, तो कह रहा है कि अच्छा जब ये, अब देखिए वह 21 वर्ष का होगा न, तब जाकर वो क पढ़ेगा। 21 वर्ष का होगा न, तब जाकर वो क पढ़ेगा। तो कहना है कि देखिए, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित कर निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। कहने का मतलब देखिए, इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है ना कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे को, माने क्या वर्ष से क्या वर्ष, तो कहना है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के ना समस्त बच्चे को ना क्या कराएगा? तो कहना ही तो 21 वर्ष के था, ये क ख ग पढ़ने जा रहा था, तो इसको समझो ना, 21 वर्ष के था, ये क ख ग पढ़ने जा रहा था, तो इसको समझेंगे कि नहीं 21 वर्ष के न है, ये 6 से 14 ही वर्ष के बीच समझेंगे इसको। क्या पढ़े समझेंगे? 6 से 14 ही वर्ष के बीच इसको समझेंगे क्या? तो कहना कि अच्छा ये बच्चा ना 6 से 14 ही वर्ष के है, ठीक है। देखिए यह किस संशोधन के द्वारा कराया गया? तो देखिए 6 से 14, तो 6 से 86 देख लीजिए साथियों, 6 से 86। क्या ध्यान में रखना है? ये 6 को यहाँ रख लेंगे। 86 संशोधन, 86 संशोधन कब हुआ था साथियों? तो आपसे ये भी पूछ सकता है 86वां संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ। 86वां संशोधन कब हुआ साथियों? तो 86वां संशोधन का जब भी बात करें साथियों, तो 2002 में। कब? 2002 में, ठीक। चलिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कहना क्या अच्छा 86 के बीच में कै का डिफरेंस है? तो 2 के बीच डिफरेंस है, माने 8 और 6 के बीच में कै का डिफरेंस है? 2 के। तो कहना हो 2002, ठीक है साथियों। 21 वर्ष में है, 21 वर्ष का है, क पढ़ने गया। तो देखिए जब 21 वर्ष का क पढ़ने जाएगा ना, तो इसको क्या किया जाएगा? इसको किया जाएगा कि ना तू क पढ़ना है ना, तो तुमको 6 वर्ष से 14 वर्ष तक नाम लिखा लो, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा तुमको। तो 6 से 14 में नाम लिखा देगा इसको निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, ठीक है साथियों, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, ठीक। चलिए, संशोधन का मा तो 86वां संशोधन, ये 6 से 6, तो 6 से 86वां संशोधन 2002। अब आ जाइए, अब देख लीजिए अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। देख लीजिए, सब अपराध किया कब? 20 में, अब पकड़ रहा है कब? 22 में। तो ध्यान में रखना। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, माने वो अपराधी न है, अपराधी रहता था 20 में, लेकिन ये अपराधी न, मनमाने ढंग से पकड़ लेना, समझ लेना है। तब 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने हिरासत में क्यों ली, उसका कारण बताना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है, यानी अपना पसंद के वकील आप रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं, आपको जो पसंद है ना वकील वो रख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो कहना है कि यानी अपराध करेगा तो वो तो 20 में किया था, 21 में दैहिक स्वतंत्रता, जीवन उमर निजता की बात था, 21 के कब पड़ेगा? तो 6 से 14 साथियों, निःशुल्क 86वां संविधान संशोधन 2002। लेकिन जब भी कह दे कि 22वां, तो कहना अरे 22वां संविधान संशोधन, तो कहना इसमें ना कि किसी को भी आप ये अपराधी ना है, लेकिन मनमाने ढंग से इसको पकड़ लिए हैं, तो ना आपको बताना पड़ेगा कि काहे पकड़े हैं। आने जाने के छोड़ कर ना 24 घंटा के अंदर ना
समक्ष दंडाधिकारी के समक्ष इसको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको अपना मन पसंद के वकील रखने की सलाह दिया जा सकता है, ठीक है। माने उसको दे सकते हैं मन पसंद सलाह, नहीं मन पसंद रखने का अधिकार दीजिएगा, सलाह क्या अधिकार। आवाज़ देखिए ये सब है ना निवारण निरोध कानून सब, ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सबको नहीं उतना पढ़ना है, ठीक। देखिए सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है, तो उसके लिए ना सलाहकार बोर्ड की प्रतिवादी, ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक। अब आ जाइए, ये सब भी आपको नहीं उतना याद रखना, ठीक। देख लीजिए जब कहते हैं देखिए ई कानून कह देगा पोटो कब आया था, तो 2001 में आया था पोटो। टाडा कब आया था साथियों, तो 1995 में। तो ये उतना इम्पोर्टेंट भी ना है, लेकिन थोड़ा मोड़ा देख लेना है। अब आ जाइए साथियों, देखिए उतना तक तो हम लोग कर लिए, तो जल्दी जल्दी आपको हम बता दें। 14 तो आपको क्या बोले थे कि इस कानून के समक्ष समानता है। 15 धर्म सब के बारे में नस्ल को न कुछ भेदभाव नहीं करना है। 16 ना आरक्षण संबंधित मामला, उसमें माने कहने का मतलब है ना कि नौकरी से संबंधित है। 17 छुआछूत से है। 18 क्या चीज़ से है, तो 18 उपाधि के अंश है, ठीक है साथियों। और 18 के बाद क्या 19 का तो आपको स्वतंत्रता है बोलने उलने का, ये सब जानबे करते, उसमें इतना बता दिए। 20 के अपराधी हो जाएगा। 21 के तब बताइए दिए थे दैहिक हुई माने जीवन निजता उजता के बारे में। 21 के कम है तो 6 से 14 वर्ष के मालूम है साथियों, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और क्या कहते हैं 21 का 22 बिना अपराध कहले के अपने मन से पकड़ लेना है ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अब 22 में, ठीक है। आप देख लीजिए 23 मानव के दुर्व्यापार, देख लीजिए शोषण का मतलब हो जाता है साथियों यही सब ना, माने मानव ने सबको बेच उच लेना। देखिए अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, माने बलात्कारी करने का मतलब अभी बच्चे उच्चे है उससे ना काम उम करवा रहे हैं, तो उसी पर देख लीजिए अभी कह देगा ना शोषण के विरुद्ध, तो 23 देखिए 23 से आएगा। देखिए इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, माने दास प्रथा सब ना होता था पहले, खरीद उरीद लेता था, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन के अनुसार दंडनीय अपराध, माने जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। कहने का मतलब है कि ना होता है कि देखिए मान लेते हैं कोई लड़की ये सब का होता है ना कि मान लेते हैं बड़े बड़े शहर में खरीद लेता है, अब बाहर बेच देता है, इस टाइप के। तो किसी भी मानव उनव सबके खरीद बिक्री या कम में छोटे उम्र में देखिए बच्चा सबको कमाने के लिए भेज दिया जाता है, तो इस सब पर करिएगा ना तो 23 अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ना वो दंडनीय अपराध हो जाएगा। यानी आपको ऐसा पकड़ना ही पकड़ेगा ना कि फिर कभी बेलो नहीं होगा जल्दी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 23 बरस से ना ये सब नहीं करना है, 23 बरस से ये सब नहीं करना है। यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 23 में है ना कि सब नहीं करना है। चलिए ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। आप देख लीजिए ज़रूरत पड़ने पर ना मान लेते हैं आप है, ठीक है, तो आपका उम्र है, ठीक है, उम्र हो गया है, वैसे बच्चा रहिएगा तो वो जल्दी करेगा नहीं, वैसे बच्चा के लिए भी कुछ जासूसी टाइप का थोड़ा मोड़ा दे दिया जाता है। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं साथियों, तो ऐसा हो सकता है ना कि जैसे में कि कोई सेना सब ना कोई युद्ध हो गया किसी भी देश से, तो आपको सेना उना में बलजोड़िए भर्ती कराया जा सकता है कि युद्ध अपना देश की रक्षा करने के लिए, राष्ट्रीय सेवा के लिए, ठीक है साथियों। जैसे में वहाँ पे होता है कहाँ यूक्रेन सब में, रूस सब में, तो उस टाइप का हो सकता है, ठीक है साथियों। तो इसको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति माने खरीद बिक्री बेगारी वारी जो है ना वो सब नहीं करना है, किस अनुच्छेद 23 के द्वारा कहा जा रहा है। अब देख लीजिए बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने खान तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। देख लीजिए पहला तो पहले 23 वर्ष में ध्यान में 23 का अनुच्छेद 23 के कि मानव उनव के बिक्री उक्री बलात् श्रम सब आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक साथियों। और उसके बाद 24 में क्या करना है ना, तो 14 वर्ष से कम व्यक्ति, मैंने 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी व्यक्ति को तो करना किया अच्छा 14 से कम वाला के नहीं करेंगे, तो 14 से ज़्यादा करना है तो 14 में 10 जोड़ दीजिए तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, अनुच्छेद भी 24 हो जाएगा। यानी 14 से कम के तो करना नहीं, तो ज़्यादा कर दे तो 10 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा साथियों 14 वर्ष से कम आयु वाले
किसी भी माने किसी बच्चे को कारखाने खाना तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये किस में कह रहा था? अनुच्छेद 24 में कहा जा रहा है। 23 क्या बोला कि मानव उनव के बिक्री उक्री सब नहीं करना। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। 23-24 हो गया, देख लीजिए। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता कितना अनुच्छेद से हम बताए थे कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता रहेगा। धार्मिक स्वतंत्रता कितना से कितना था? 25 से 28 तक। देखिए देखिए अंतकरण की और धर्म की आवाज रूप में से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नहीं कहने का मतलब आप 25 वर्ष हो गया, यानी अनुच्छेद 25 वर्ष को हम करें अनुच्छेद 25 कहने का, तो आप 25 वर्ष को हो गए ना साथियों, तो आप आज़ाद है एकदम, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं। तो जब भी ध्यान में रखना है कि अच्छा किसी भी धर्म को कब से मानेंगे, तो कहने के 25 वर्ष से हम किसी भी धर्म को मानने लगे तो 25 वर्ष हो जाएगा अनुच्छेद 25। देखिए आप धर्म को तो बचपन से भी किसी को मान सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद को हम याद कराने के आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण करने, माने विधि समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। यानी कहने का मतलब जब आप धर्म के मानिएगा 25 में, धर्म को मानने के बाद 26 में क्या करिएगा? संस्था क्या कहते हैं ना, संस्थाओं की स्थापना करिएगा। संस्थाओं मैंने ना कहा कि हम धर्म को बचाने के लिए एक संस्था का निर्माण करेंगे, तो संस्था का निर्माण करना है तो कब? तो कहना कि 25 के जस्ट अनुच्छेद 26 में। ठीक है, अब देख लीजिए। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अब देख लीजिए 25 में आप धर्म माने थे, क्या माने थे? 25 में धर्म। पहले 23 में क्या? 23 में ना बाल मानव बिक्री उक्री सब पर आपका प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है साथियों, उसके बाद 24 में क्या किए थे? 14 वर्ष से कम की आयु वाले के काम नहीं करवाना। ठीक है, अब 25 में तो धर्म माने थे, तो 25 में धर्म माने, तो धर्म को मानने के बाद क्या कि हम संस्था बनाएंगे, तो 26 में संस्था, और संस्था बनाएंगे तो उसमें पैसा उसा रखेंगे ना, उसमें पैसा उसा रखेंगे तो दूसरा आदमी नहीं लेगा उसमें से पैसा। वही बात कर रहा है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अब मान लेते देखिए आप संस्थे बनाए, ठीक है, तो उसमें आप अपना घर उर मान लेते, दे दिए कि ना चलो मंदिर में ना हम अपना घर उड़ दे देते हैं, तो फिर राज जो होगा ना साथियों, जो राज होगा, वो राज क्या करेगा ना कि वो नहीं कहेगा ना कि आप जो संपत्ति दान कर दिए हैं ना मंदिर उंदिर सबके, तो आप सरकार को दे दीजिए, वो सरकार नहीं कह सकता है। ठीक है, तो संस्था बनाएंगे और क्या कहते हैं ना रुपया दान कर देंगे, संपत्ति उम्पत्ति दान कर देंगे, वो सरकार नहीं लेगा। आप देख लीजिए, अब आइए। राजविधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, माने संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थानों अपने, यानी कहने का मतलब देख लीजिए, अब मान लेते हैं कोई धर्म, देखिए कोई क्या कह रहा है इसमें, राजविधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में। अब देख लीजिए कोई शिक्षा संस्था है, ठीक है साथियों, कोई फेमस शिक्षा संस्था माने सरकारी स्कूल है साथियों, तो उसमें ना आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाना होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें सभी धर्म के व्यक्ति रहता है। ये नहीं कि आप रामायण पढ़ाने लगेगा या कुरान पढ़ाने लगेगा या बाइबल पढ़ाने लगेगा, इस टाइप सबका नहीं करना है। वही बात कर रहा है कब? अनुच्छेद 28 में। तो माने ये थोड़ा कन्फ्यूजन सब है साथियों। तो देखिए 25 में तो धर्म को मानेंगे किसी भी धर्म को, 26 में क्या करेंगे? 26 में संस्था बनाएंगे। संस्था जब धर्म को मानने लगे तो संस्था बनाएंगे, उस पर पैसा अपना खर्च करेंगे, सरकार उस रुपया को मांग भी नहीं सकता। ठीक है, और देखिए तो कहा कि ठीक है चलो सरकार को गुस्सा जाए कि तुम धर्म को दे रहा है सरकार को नहीं दे रहा है ना, तो इतना सुन लो, तुम उस धर्म में ना कोई धार्मिक उर्मिक वाला किताब उताब सब मत पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि तुमको ना क्या करना है ना कि तुमको ना उसमें उस संस्था मान लेते कोई संस्था एक बन रहा है, उसमें कोई धार्मिक उर्मिक टाइप के अथी नहीं पढ़ाना है। यानी कहने का मतलब वो बनाएगा तो नहीं साथियों, वह फिर कहना कि वही रुपया से नहीं क्या करेगा कि कोई संस्था उस्था बना देगा। ठीक है, सरकारी उरकारी चाहे कोई, या कहना कि सरकारी संस्था जब भी बनेगा ना तो उसमें ना आप कोई भगवान से रिलेटेड या अल्लाह से रिलेटेड या जीसस क्राइस्ट सबसे रिलेटेड कोई आप ये सब नहीं करवा सकते हैं। ठीक है साथियों, वही बात कर रहा है कौन? अनुच्छेद 28। ठीक है साथियों, देख लीजिए, आ जाइए।
विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश की बात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। यानी देखिए, कहने का मतलब है ना कि आपको कोई सरकारी संस्था है या कोई आप संस्था खोले, ठीक है साथियों, तो आप ना उसको उसका मन होगा ना तब वो जाएगा, ही नहीं कि आप उसको बलजोड़िए कहेगा कि ये धर्म का प्रचार करिए, वो धर्म, वो सब आपको नहीं करना है साथियों, वो सब नहीं करना है। किस अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 28 में नहीं करना है, ठीक है साथियों, अनुच्छेद 28 में नहीं करना है, ठीक। चलिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जब भी कहते साथियों संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 हो जाएगा, अनुच्छेद 29 हो जाएगा। तो कहना शिक्षा से संबंधित जब भी बात होगा ना तो 29 और 30, तो 29-30 हो जाएगा। देखिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है साथियों। तो कहना चाह अल्पसंख्यक वर्ग सब है ना, क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। अल्पसंख्यक वर्ग यानी कहने का मतलब क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। क्या करेगा साथियों, तो अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा प्राप्त कराएगा, ठीक है साथियों, शिक्षा प्राप्त करेगा। तो जब ये करेगा अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित, तो अनुच्छेद 29, तो कहना 29 तो शिक्षा प्राप्त किया। तो कहना हाँ कम आदमी है लेकिन शिक्षा प्राप्त करके सब आदमी को अपना गुलाम बना लेगा। तो कह देना है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। देखिए, मान ले तो कोई धर्म या कुछों को मानता है और पढ़ना चाहता है, तो आप उसको नहीं रोक सकते हैं। किसको, अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं रोक सकते। क्या कर सकते हैं कि माने कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो आप इन्हें कि डरा धमका के कहिए कि इसमें तुमको नहीं पढ़ना, या हुआ तुम इस धर्म को उधर्म के, ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। किस अनुच्छेद 29 के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। अल्पसंख्यकों के जो है ना, अल्पसंख्यकों को हित के ये है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है इसमें। अब आ जाइए, वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है साथियों। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। ये सब आपको नहीं याद करना, ठीक है साथियों। उसके बाद इधर आ जाइए, देख लीजिए। चलिए साथियों, तो देखिए 29, देखिए शिक्षा का जब भी बात है ना तो अल्पसंख्यक वर्ग सब, देखिए मान लेते हैं मुस्लिम वर्ग में थोड़ा कम पढ़ता है, लेकिन सिख, पारसी उर्सी सब में बहुत पढ़ता है साथियों, ठीक है। देखना 29 और 30 ना इससे संबंधित है। किससे संबंधित है 29-30, तो 29-30 ना अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। लेकिन अब 29 वाला क्या है कि वो शिक्षा उक्षा ना कोई भी, माने कोई भी शिक्षा संस्थान में वो जा सकता है, शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है साथियों। तो जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए आप इसको प्रवेश उर्वेश से नहीं रोक सकते। तो जब शिक्षा ग्रहण कर लेगा ना साथियों, उसके बाद ये शिक्षा के लिए संस्था खोल देगा, ठीक है। शिक्षा के लिए संस्था खोलेगा तो देख लीजिए वो अपना मन के कोई भी शिक्षा संस्था खोल सकता है। तो देखिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और वह सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। यानी जब मान लेते सर कुछ संस्था उनस्था खोलना चाहेगा तो सरकार इस पर भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, ये सब नहीं करेगा, ठीक है साथियों। तो यह ध्यान में आपको रखना है। माने 29 माने तो कहना शिक्षा प्राप्त करेगा अल्पसंख्यक वर्ग, और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग ना शिक्षा प्राप्त कर ले तो संस्था खोल देगा शिक्षा वाला, ठीक है। कोई भी तरह का शिक्षा पढ़ा सकता है उसमें। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। देखिए किसको, संवैधानिक उपचार। जब भी कहते हैं उपचार तो कहना उपचार किसका करना है, तो कहना संविधान का। तो कहना संविधान के साथ साथ किसका उपचार करना है, तो कहना आत्मा का भी उपचार करना है। किसका उपचार करना है साथियों, आत्मा का भी उपचार करना है। तो जब भी कह दे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कौन जो है ना, कौन थे जो कहते कि यह संविधान का आत्मा है, ठीक है। तो ये बोले थे कौन, तो कहना वो आत्मा का उपचार करना पड़ेगा, माने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कौन बोले, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बोले। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अब आ जाइए, देखिए अनुच्छेद 32, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है साथियों। यानी कहने का मतलब ना मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने के लिए ना आपको कहाँ जा सकते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जाइएगा, उच्चतम न्यायालय। और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये उच्चतम हो जाएगा, ये उच्चतम न्यायालय,
ठीक है साथियों, इसको इतना ही सबको देखना है, बाकी इधर देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा इसको आपको पढ़ लेना चाहिए इसे साथियों। ये जो हम करा रहे हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, देख लीजिए। देख लीजिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन। जब भी कहते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन, ठीक है साथियों, देखिए तो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया गया है, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 32 के द्वारा आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। उसमें संशोधन कुछ न कुछ हुआ होगा सुनवाई के दौरान होता है। तो देख लीजिए, देखिए पहला हुआ गोलकनाथ बना पंजाब राज। अब देख लीजिए, कह देगा, कह देना क्या, अच्छा गोलका आदमी सब कहाँ रहता था, कहना गोलका आदमी सब पंजाब में रहता है। गोलका आदमी सब कहाँ रहता है, तो गोलका आदमी साथियों कहना क्या, अच्छा गोलकनाथ और पंजाब सरकार में हो गया था विवाद। कब, तो कहना है कि देखिए गोलका आदमी कहाँ रहता है, पंजाब में। तो कहना गोलका माने 6, कहना 6 गो गोलका आदमी कहाँ रहता है, पंजाब में। तो 6 के बाद कितना, 7, यानी गोलका आदमी कहाँ रहता है, तो पंजाब में। तो कहना कि कै गो गोलका पंजाब में, तो कहना है कि 6 गो गोलका पंजाब में, 6 में गोलका आदमी पंजाब में। तो कहना 6 गो गोलका पंजाब में, तो पंजाब के लिए 6 के बाद एक 7 लिख देंगे, यानी गोलका के लिए 6, तो पंजाब में, तो पंजाब के लिए 7, ठीक है साथियों, पंजाब के लिए 7। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। देख लीजिए, गोलकनाथ बना पंजाब सरकार, पंजाब राज्य कब, 1967। देखिए इसके निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, किंतु अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया कि माने जिसमें ना अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया था, ठीक है साथियों। यानी कहने का मतलब है, देखिए जो गोलका आदमी सब था ना पंजाब का, ये बोला ना कि किसी भी में माने कोई भी संविधान के किसी भी भाग है ना उसमें संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 भी था संविधान संशोधन एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था, ठीक है। कौन बोला था, गोलकनाथ बोला ना, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। पर इधर आइए, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बना पंजाब राज्यवाद। देख लीजिए, पंजाब राज्यवाद, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बना पंजाब राज्यवाद कब हुआ, गोलका तक 1967। देख लीजिए के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारियों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब देख लीजिए, कहने का मतलब संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है साथियों। यानी कब, यानी कहने का मतलब ना, तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें क्या किया, इंटरफेयर किया, ठीक है साथियों। सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर किया, तो सर्वोच्च न्यायालय बोला ना, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए पहले ही देख लीजिए, देखिए कहने का मतलब ये गोलकनाथ पंजाब हुआ ना साथियों, इतना तक देख लीजिए। इसमें ना यह शामिल किया गया था ना कि किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वहीं गया मैंने सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट बोला ना कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया था, ठीक है साथियों। यानी मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था, ध्यान में रखना है। यानी कल 1 मिनट यार, चलिए साथियों, तो बाजा बजने लगता है, बगल में आ जाता है रास्ता से, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए तो क्या बोले थे कि इसमें ना साथियों, इसमें क्या हुआ था ना, मान ले तो ना छोटा उटा कोई अदालत सुना देता है, कोई चीज़ सुना दिया कि हाँ ना ये नियम लागू हो जाएगा, लेकिन जब वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है कोई नियम, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उसको बोला कि नहीं, संविधान के सब भाग में आप चेंज नहीं करते, मौलिक अधिकार में आपको चेंज नहीं करना है। कब, 1967 में, ठीक है साथियों। वही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में, ठीक साथियों, राज्यवाद में। अब आ जाइए 24वें संविधान संशोधन साथियों, यह 24वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। देख लीजिए 1971 कब हुआ था, 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। देख लीजिए, देखिए मान लेते सर्वोच्च न्यायालय
कोई माने फैसला उसला सुनाता है, ठीक है साथियों, फैसला सुनाता है। तो लेकिन जब संसद फिर कोई चीज़ में संशोधन करके वो नियम बना देता साथियों संसद, तो संसद अपना मन से नियम बना दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो जब ये कहते हैं इक्कीसवां संविधान संशोधन के द्वारा, तो कहना कि 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, कैवा संशोधन के द्वारा साथियों, तो कहना कि 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक। कब? तो 1971 में। तो कहना कि वो 1971 में 24वां, तो कहना 24 वर्ष के आदमी था जो संशोधन हुआ ना, 24 वर्ष के आदमी था। और 1971 के लड़ाई में ना, भारत पाक में 1971 में लड़ाई हुआ था ना, उसमें लड़ा था। तो कहना कि अच्छा 24 वर्ष के आदमी था, 1971 में भारत पाक में युद्ध हुआ था ना, तो उसमें लड़ा था 1971 में। तो कहना 24वां, तो कहना अच्छा 24वां संविधान संशोधन तो 1971, देख लीजिए। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन माने संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है साथियों। मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ये कहा गया साथियों 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ठीक साथियों। अब आ जाइए केशवानंद, देखिए केशवानंद भारतीय बनाम केरलवाद, कहना कि अच्छा केस करना है किस में, केरल पर, केरल पर केस करना किस पर है, केरल पर। तो केस किस पर करना है, केरल पर। तो इसको इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए केशवानंद, तो क से केस, क से केरल, माने क से केस, क से केरल के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। यानी अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के, गोलकनाथ पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। जो गोलकनाथ और पंजाब राज्य के जो साथियों विवाद जो था ना, बात था जो, उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। किस माने किस बात में, किस बात में, तो कह देना है कि केस हुआ था तो निरस्त कर दिया गया। किसको, गोलकनाथ को, और पंजाब वाला विवाद को किस में, तो कहना कि अच्छा केस हुआ था केरल वाला बात में, इसीलिए उसको हटा दिया गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ने इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया ना साथियों, उसको निरस्त कर दिया गया। किस में, केशवानंद और केरल वाला में, ठीक। तो क्या ध्यान में रखना है, 1967 तो कौन था, गोलकनाथ और पंजाब, ठीक है साथियों। उसमें ना मान्यता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया कि न संशोधन नहीं होगा, लेकिन फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ, बोला कि संशोधन होगा, ठीक है। तो केशवानंद जो हुआ ना, केशवानंद बनाम केरल बाद, तो इसमें भी बोला क्या, इसमें क्या बोला कि जो गोलकनाथ और बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को ना, गोलकनाथ और पंजाब राज्य का जो निर्णय था ना, उसको निरस्त किया गया। किस में साथियों, तो केस हुआ था, केस केरल। अब आ जाइए 42वां संविधान संशोधन साथियों। देखिए वहाँ कहना था 24वां, तो 24 को उल्टा करिए तो 4 2 यानी 42वां, ठीक है साथियों। और ये दोनों को जोड़िए तो देखिए 6 हो जाएगा लास्ट में, तो देखिए 1976, ठीक है साथियों। ये 44वां 42वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको इस तरह से हम आपको याद करवाते हैं, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए, देखिए क्या हो गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन में किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, ठीक है साथियों। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। देखिए यह जो नहीं, यह कहा गया ना कि इस प्रकार का जो न्याय है ना, इसको ना किसी भी कानून न्यायालय में आप उसको ही नहीं कर सकते। तो छोड़िए, आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ 42वां संविधान संशोधन 1976 याद रखना है, ठीक है। खाली याद रखना है आपको कौन, केशवा के बाद कौन, गोलकनाथ, ठीक है साथियों। गोलकनाथ पंजाब, केशवा केरल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, देखिए जब भी करेगा ना मिनर्वा मिल्स तो बना भारत संघ, तो कहना रहे मिल खुलेगा कहाँ, मिल खुलेगा भारत में। तो देखिए मिनर्वा मिल्स कहना है, मिल खुला है कहाँ, भारत में। तो कहना कब खुला मिल भारत में, तो कहना 1980 में खुला साथियों। कब खुला साथियों, तो मिल कब खुला, तो मिल खुला साथियों 1980 में। कब खुला, मिल खुला 1980 में, ठीक है साथियों। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना। देखिए अब यहाँ आइए, देख लीजिए के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा
करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पूर्वावलोकन कर सकता है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। यानी देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और संसद में समझिए लड़ाई चल रहा है। देखिए संसद सब कभी कभी चाहता है ना कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को समाप्त कर दे। तो देख लीजिए जो है ना 24वां संविधान संशोधन द्वारा यह भी कर दिया गया क्या कि जो यह समाप्त किया गया ना केसवा और केरल के बाद के द्वारा जो समाप्त किया गया था, किसको समाप्त किया गया था साथियों कि ना सर्वोच्च न्यायालय ना अब इस तरह के निर्णय नहीं लेगा। यानी कहने का मतलब ये जो ना 368 था ना साथियों, उसको निरस्त कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं निरस्त होगा, फिर संशोधन बना, उसको निरस्त किया गया। तो निरस्त करने के बाद ना फिर संशोधन कर दिया क्या 24वां संशोधन में 24वां संशोधन 1976 में कि इसमें ना कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर मिनरलवा मिल्स और भारत संघ 1980 में यह कहा गया कि नहीं, पूर्वावलोकन करने का अधिकार है किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। तो अब इसमें ना क्या कहते हैं ना 42वां संविधान संशोधन जो था ना साथियों, 42वां संविधान संशोधन उसको निरस्त किया गया। देखिए यहाँ पे 42वां होगा, 44वां नहीं साथियों, यह 42वां संविधान संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन किया गया। पहले तो 44वां था, 24वां में क्या किया गया था कि ना इसके मूल अधिकार को संशोधन किया क्या कि देख लीजिए ये जो है ना इस सब में ना संविधान निर्धारित तथा अनुच्छेद इतना के दिए गए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 24वां बोला। तो देखिए अब फिर 24वां के जस्ट बाद उसको उल्टा के बोल दिया ना कि ऐसा नियम बना देते ना कि सर्वोच्च न्यायालय कुछ बोलबे नहीं करेगा। ठीक है साथियों, तो 42 कर दिया। लेकिन फिर मिनरलवा मीन्स भारत संघ में ना उसको तोड़ दिया, 42 को समाप्त कर दिया गया। कह देगा कौन सा संघ के द्वारा, कौन सा संघवाद के द्वारा 42वां संविधान संशोधन को ना समाप्त कर दिया गया। जो क्या कहते हैं ना जो है ना संशोधन जो था ना 42 जो मौलिक अधिकार के लिए जो बना हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। तो कह देगा कि मिनरलवा मिल्स। ठीक है साथियों, इसको अब ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, देखिए केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यानी इस तरह का प्रश्न पूछा साथियों, मेंस में पूछा हुआ था कि माने कौन कौन अधिकार है ना साथियों, कौन कौन अधिकार है वह किसको प्राप्त है, यानी कि सिर्फ भारतीय को। ठीक है साथियों, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार केवल नागरिकों को, लेकिन किसका, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, खाली भारतीय का प्राप्त है। तो देख लीजिए, पहले देख लीजिए कौन कौन है, दिखा देते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 15। ठीक है साथियों, क्या है अनुच्छेद 15, उसके बाद अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। तो इसको हम लोग देखिए कैसे याद करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि यह ना ये सब है ना विदेशी को नहीं प्राप्त है, यह सिर्फ भारत को प्राप्त है, भारतीय को। तो कहना कि क्या, तो कहना अरे धर्म उर्म सब ये सब जाति लिंग के आधार पर भेदभाव बंद करना है। तो कहना 15 का जस्ट बाद 16। यानी अब क्या कहते हैं कि जॉब उब होगा तो उसमें आरक्षण भारतीय को नहीं मिलेगा, बाहर की को थोड़ी मिलेगा। तो कहना कि अच्छा 15 और 16 एक 19। तो कहना 19 भी है ना, जो बोलने उलने का अधिकार ना भारतीय बोलेगा, दूसर नहीं बोलेगा। ठीक है, तो दूसर नहीं बोलेगा। चलिए ठीक है, तो 15 और 16 ध्यान में रखना है। कौन 15 के बाद 16 के बाद सीधे 19 में आ जाना। ठीक है, 15 के बाद कितना होता है 16, तो 15 16। ठीक है, और फिर 19 पर आ जाएगा, 19 से फिर 10 बढ़ा देंगे 29, और 29 के बाद 30। ठीक है साथियों, ये 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा वाला जो था साथियों वो है, और यह संस्था उस्था बनाने का था। 30 में हुआ अल्पसंख्यक पढ़ के आएगा, उसके बाद शिक्षा बनाएगा। ठीक है, तो मैंने कोई संस्था उस्था बनाएगा तो उसमें भेदभाव नहीं करेगा। ई वाला सब, ये सब है ना साथियों, जो देखिए 1 2 3 4 5 यानी 15 16 19 29 30 ये सब भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं साथियों। ठीक है, तो देख लीजिए 15वां तो आपको बोले थे मूल वो सब बताए थे उधर। ठीक है, 16वां भी आपको बोले तो लोक नियोजन यानी आरक्षण उरक्षण से विचार अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन यानी न कहते बोलने उलने का अधिकार, वो सब किसमें 19 में। देखिए अल्पसंख्यक को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार, तो ये तो आपको बोलबे किए तो 29 वाला। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना, तो देखिए कोई भी संस्था उस तक पढ़ के आएगा फिर संस्था का स्थापना करेगा 30 में। तो ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। तो विदेशियों का प्राप्त मूल अधिकार है साथियों, तो ये सिर्फ आपको भारतीय को बड़ा याद रख लेना है, बाकी ये सब लगभग विदेशी सबको भी भारतीय सबको भी प्राप्त रहता है। शत्रु देश को छोड़कर, देख लीजिए साथियों, शत्रु देश को छोड़कर ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए भारतीयों को जो विदेशी को नहीं प्राप्त है
वो सिर्फ भारतीयों के है, अब बाकी जो है ना सब विदेशियों का, भारतीयों को भी दे देता है कुछ कुछ, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए, सिर्फ आपको यह याद रखना था, जो विदेशियों को न प्राप्त हुआ याद रखना था। आप देख लीजिए 14, तो 14वां तो आपको मालूम है साथियों, 14वां क्या है, 14वां क्या है साथियों, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान, ठीक है। आप देख लीजिए, अपराधियों के लिए दोषी माने के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण था। 20वां क्या था, अपराध से संबंधित था। 21 क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, ठीक है साथियों। 21 के क क्या था, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, देख लीजिए 21 के क क्या था साथियों, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार था। तो ये सब का आपको खाली सिर्फ अनुच्छेद पूछ लेगा इसमें, तो आपको प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तो 6 से कितना 14 वर्ष तक लेके, ठीक है। अब आ जाइए, इधर आइए, कहाँ गया, अब आइए, अब 22 में आपको क्या बोले, कुछ मामलों में हिरासत माने नज़रबंदी में साथियों ये बोले थे, ठीक है। अब देखिए 23वां आपको क्या बोले थे साथियों, 23 क्या बोले थे कि 23 वर्ष होगा ना तो कोई भी मानव उनव सबका ना आप व्यापार उपार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मानव सबका व्यापार नहीं कर सकते हैं। अब मान लेते कोई मानव का व्यापार कर लिए तो फिर व्यापार को पकड़ के बच्चा को कहाँ ले जाइएगा, यानी कोई व्यापार करवाने तो कहना कि वो मानव व्यापार नहीं करना है, नहीं तो आप बच्चा को कारखाना में काम करवाने ले जाइएगा। तो यानी 23 हो जाएगा व्यापार नहीं करना साथियों मानव का, और 24 है ना कारखाना में नहीं ले जाना है, ठीक है। 14 वर्ष से कम के बच्चा को कारखाना उखाना में नहीं ले जाना है। और धर्म के प्रति तो आपका जानबे करते, धर्म मानना है, कोई भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता 25 में है, ठीक है। और 26 में क्या था, संस्था उस्था बनाने का, ठीक है साथियों। और 27 में क्या था, दान पुण्य हम कोई चीज़ कर दिए है ना उसको किसी को माने उसमें ना सरकार का अधिकार नहीं है। 28 का क्या है साथियों, तो 28 के ना कि आप कोई संस्था उस्था मान ले खुले हैं तो उसमें ना आप कोई प्रॉपर कोई धर्म उन सबको नहीं नहीं करना है। देखिए फिर बजा आ गया, रास्ता में आके बजा ही चलने लगता है, फिर रोकना पड़ेगा। गाड़ी याद तो बजा उजा बजता है, इसलिए इसको थोड़ा रोकना पड़ता है। चलिए आज ही देखिए, ये 28 क्या कर रहा है, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। मैंने कुछ विशिष्ट यानी कहने का मतलब है ना कि मैंने आपको कुछ ऐसा जारी किया जाएगा कि आप ना कोई मान लेते हैं कि कोई सरकारी संस्था या कोई बनाए ना तो उसमें प्रॉपर न है कि से आप कोई रामायण महाभारत या कुछ कुरान उरान सब पढ़ाने लगना, ये सब नहीं करना है, ठीक है साथियों। यही 28 यही बताता है, ठीक। चलिए अब आ जाइए नीति निर्देशक सिद्धांत साथियों, तो ये सब आपको देख लीजिए। देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा था किसने, तो अनूठी विशेषता तक ना वो नीति निर्देशक सबको अंगूठी कौन देते थे, तो अंगूठी देते थे अंबेडकर जी, अंगूठी देते थे कौन, अंबेडकर जी, ठीक है साथियों। इस तरह से इसको आपको थोड़ा मोड़ा इसको ध्यान में रखना, नीति निर्देशक सिद्धांत सबको। अब आ जाइए इधर देख लेते हैं, ये वाला कराए, हाँ इधर तक करा दिए, अभी देख लीजिए। अब देखिए अनुच्छेद 38 देखिए, हम लोग अनुच्छेद 32 तक देख चुके थे साथियों उधरे, और संवैधानिक उपचारों तक हम देख चुके थे कब, अनुच्छेद 32 को, ठीक है साथियों। अब यहाँ आ जाइए साथियों, देखिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले। अब देख लीजिए सभी प्रकार का न्याय मिलेगा किस में, अनुच्छेद 38 में साथियों। देखिए क्या कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, माने कोई राज्य है ना लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक सबके कल्याण के लिए, लोक सबके कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, नागरिक को ध्यान रखिए, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिले, माने सभी प्रकार का न्याय मिलता है कौन, 38 माने सामाजिक भी मिलेगा, उसके बाद आर्थिक भी मिलेगा, माने पहले सामाजिक मिलेगा, उसके बाद आर्थिक भी मिलेगा, उसके बाद राजनीतिक भी मिलेगा, सभी प्रकार का न्याय 38 में मिलता है, क्या साथियों 38 में, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है, देख लीजिए खाली आर्थिक न्याय, देखिए क्या कर इसमें ना आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। देखिए सभी प्रकार का न्याय था किस में, तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक था 38 में, ठीक है साथियों 38 में था। लेकिन 39 में कह दिया ना कि ना अब सिर्फ आर्थिक पैसा है तब ये 39 में रखेंगे, यानी आर्थिक, तो कहना रे आप ही तो बोले थे 38 में तीनों, 39 में आया तब पैसा मांग रहे हैं, आर्थिक बोल रहे आर्थिक न्याय, तो कहना रे आर्थिक न्याय प्राप्त करने की सिद्धांत का उल्लेख है 39 में। अब देख लीजिए, अब आ जाइए साथियों, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को, यानी पुरुष भी और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए जीविका के पर्याप्त साधन देख लीजिए, 39 के क देख लीजिए क्या करा, देखिए 39 तो पहले क्या आर्थिक, यानी पैसा कहना क्या चाह, पैसा कमाने का बात किस में, देखिए 38 में क्या था, सभी माने
आर्थिक भी था, राजनीतिक भी था और एक क्या था, सामाजिक भी था। लेकिन ये करा कि रुको पहले आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे तब ना सामाजिक रूप से मजबूत होगा। तो देखिए 39वां अगला क्या हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत। तो 39 के क में क्या हुआ, कह रहा है ना कि देखिए पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। देख लीजिए कहीं आपको है ना कि मान लो जीविका आपको प्राप्त करना है तो कहना था जीविका, देखते हैं जीविका तो कहना कि ना पुरुष हो चाहे महिला सभी को समान है ना, समान है कि जीविका प्राप्त करने का। तो कहना कि पुरुष महिला 39, तो 39 के क्या, तो कहना पहले कख का पढ़ के आएगा पुरुष महिला दोनों तब ना मिलेगा। तो कहना हाँ तो ठीक है, आर्थिक के बात तो है 39 में, लेकिन 39 में पहले कख का पढ़ के आएंगे तब हम लोग को पुरुष और महिला सबको क्या मिलेगा, जीविका मिलेगा। पहले पढ़ के आएंगे तब ना, तो कख से शुरू करेंगे तो क, ठीक है। अब देख लीजिए 39 के ख में देखिए क्या है साथियों, समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिसे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बने। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। देख लीजिए तो यह 39 को आपको ख के नहीं याद रखना है, 39 के ख के आपको नहीं याद रखना है, ठीक है साथियों। अब आ जाइए 39 के ग, देखिए ई देख लीजिए, ई इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए क्या है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण, देखिए सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्र न हो, यानी धन का समान वितरण हो। अब देख लीजिए कहने का मतलब है 39 के ग क्या कर रहा है कि मान लेते हैं कोई भी चीज़ ना, माने आर्थिक रूप से मान लेते हैं कोई चीज़ आपको बटाने आया तो देखिए मान लेते हैं 5 केजी आपको चावल मिलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि एक आदमी को 5 किलो दे देगा, या 4 किलो का दे देगा, या 3 किलो का दे देगा, नहीं, सबको समान देगा। किस में, तो 39 के ग में, क्या में साथियों तो 39 के ग में, ठीक है साथियों। कहना कि 39 के क तो आपको क्या बोले थे कि जीविका कब मिलेगा, जब पढ़ के आएगा तब तो 39 के क है जीविका वाला, लेकिन ख को आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है। ग को क्या करना है ना कि जो भी चीज़ बटा रहा है साथियों, जो भी बटा रहा है ना, यानी ग से कहता गेहूँ, यानी गेहूँ 5 किलो गेहूँ, तो गेहूँ बटाएगा ना तो ग से मैंने 39 के ग बटाएगा तो सबको समान मिलेगा, ठीक है। अब देख लीजिए घ, तो कहना अब घर बनाएंगे, घ से घर बनाएंगे कब, जब पैसा का समान वेतन हम लोग को मिलेगा तब ना। देखिए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अब देख लीजिए यह सब बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सबको आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए पुरुष और महिला, देखिए पुरुष और महिला ना साथियों, मान लेते कोई काम मान लेते ऑफिस में कर रहा है, तो जब काम में ऑफिस में काम कर रहा है तो ये ना कि पुरुष के ज़्यादा रुपया दे देंगे, महिला के कम दे देंगे, चाहे महिला का ज़्यादा दे देंगे पुरुष को कम दे देंगे, ये नहीं करना है साथियों। यानी दोनों के बराबर रुपया दीजिएगा तब ना जाके घर बनाएगा, तो कहना वो घर बनाएगा तो घ यानी 39 के घर बनाएगा तो 39 के घ, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए कर्मकारों के स्वार्थ और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उसकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। यह किस अनुच्छेद में साथियों, तो देख लीजिए यह है अंग में, ठीक है साथियों। कहने का मतलब है ना, देख लीजिए यह मान लेते कोई आदमी काम करने जा रहा है, ठीक है साथियों। हाँ तब माने वो बच्चा है ना, मान लेते उससे 5 किलो उठ रहा है, मान लेते हैं, कहते कि मतलब आप गए तो आप 30 किलो उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बलजोड़िया ही कहेगा कि चल 50 किलो उठा, तो वैसा नहीं करेगा। यानी आप काम पर गए ना तो आपको ना मान लेते जितना वजन के हिसाब से आप उठाइएगा ना वही हिसाब से आपको उठाना ही ना, क्योंकि दबाव में उठा रहा है 30 किलो, लेकिन उसका दबाव में उठा लेना है 50 किलो उठाने की कोशिश में मर उड़ जाना है, वैसे नहीं करना है। तो ये कौन में बता रहा है ना, तो कहना अच्छा अब काम करने में तो घर बनाया, तो जो घर बनवाया है ना वही काम पर रखा है, तो आपको क्षमता के हिसाब से कहेगा काम करने के लिए कि तो 39 के अंग में देखिए साथियों रिलेटेड करके पढ़ना है। देखिए बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर की सुविधा दी जाए और बालकों व अल्प व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। देख लीजिए यह कब में किस में जोड़ा गया, तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो देख लीजिए कहने का मतलब है ना ई अंग, और अंग के बाद कितना होता है, अच्छा आता है च, तो कहना क्या अच्छा देखिए माने बालक जो है ना उसके विकास के लिए ना जो कहने का मतलब बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए और बालकों व अल्प व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो इसको आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए पहले तो घर बनाया तो समान वेतन मिलेगा तब ना घर बनाएगा, घर बनाने के बाद काम पर रखेगा आदमी को, लेकिन उसको ना
अपना हिसाब से काम नहीं करवाना, नहीं ना कि कहना कि 30 किलो के बजाय 50 किलो उठा लो, वो नहीं करेगा कौन। अगर आप करवा रहे हैं तो आप पर केस होगा ना, तो अनुच्छेद 39 के अंग के द्वारा आप पर क्या कहते हैं ना, केस हो जाएगा, आपको पकड़ के ले जाया जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यानी कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। बताए ना, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। और तो च में कह देना ना कि वो माने बालक सबको ना, जो कमजोर बालक है ना उसको ना, तो वैसे ही आप नहीं याद रखते कोई भी दिक्कत नहीं। फिर भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहना कि 39 के च माने चाचा को जोड़ा है, तो कहना ना माने एक आदमी है उसका ना क्या कहते हैं भतीजा है ना बहुत कमजोर है, तो उसको बढ़िया से खान पान शोषण उषण बढ़िया से माने क्या कहते हैं ना पोषण उषण देगा, तो कहना कि वो क्या हो जाएगा 39 के च हो जाएगा। यही बच्चा कहना कि जो जिससे नहीं उठ रहा है ना वही बच्चा सबको ना क्या करेंगे बढ़िया से खान पान देगा। तो किस में जोड़ा गया साथियों, ये बाद में जोड़ा गया 39 के च कब जोड़ा गया, बाद में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है साथियों। चलिए, तो इस तक ले यहाँ तक तो आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, आप देखिए साथियों, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है साथियों, देख लीजिए। यह अनुच्छेद सब है ना 1 से लेकर 50 तक भी जो इम्पोर्टेंट है वो उसको इसमें दे दिया है, जिसको आपको बेहतरीन ढंग से याद करना है, ठीक है। अब आ जाइए, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो जो भी कहते हैं साथियों ग्राम पंचायत का संगठन, तो कहना कि अच्छा ग्राम पंचायत का संगठन, तो कहना है कि वो ग्राम पंचायत यानी संगठन का मतलब कहना चुनावे का ना बात हो रहा है, तो कहना कि हाँ, तो कहना देखिए विधानसभा में 243 सीट है, ठीक है। विधानसभा में कितना सीट है साथियों, तो 243, तो ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है। लेकिन कह रहा कि ग्राम पंचायत का संगठन साथियों, तो कहना है ना कि लोकसभा में कितना सीट है बिहार में, तो कहना कि 40 में, तो कहना कि यहाँ भी 40 हो जाएगा, तो अनुच्छेद 40। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक। या कह सकते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन, तो कहना ग्राम पंचायत में संगठन करेंगे, ग्राम पंचायत में संगठन करेंगे, और संगठन करेंगे तो कितना रुपया सबसे जमा करवाएंगे, तो कहना रे ग्राम पंचायत में ना संगठन करेंगे तो 40 रुपया करवाएंगे, 40 रुपया जमा करवाएंगे, यानी कोई काम के लिए संगठित किए ग्राम पंचायत को। कहें कि ना माने गांव के विकास के लिए हमको 40 रुपया चाहिए, तो सबसे क्या मांगेंगे साथियों, 40 रुपया मांगेंगे। तो इसको बेहतरीन ढंग से आपको कर लेना, ठीक। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब देख लीजिए, कुछ दशाओं में कह रहा है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, माने काम, शिक्षा और लोक सहायता, यानी कहने का मतलब काम भी ना मिल रहा है ना, तो उसको काम दिलाने का अधिकार सरकार को, माने सरकार को होता है ना कि उसको काम दिलाना है। तो कितना, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, काम दिलाना, ठीक है साथियों। कहने का मतलब देख लीजिए कि कुछ दशाओं में, माने कुछ दशाओं में, ही नहीं कि मैंने बजूरी दबाव में ही करवाना है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, माने काम करने का मतलब क्या, काम, ठीक है, और शिक्षा भी, काम के साथ शिक्षा भी और लोग सबके सहायता भी पाने का अधिकार किसको होता है, तो कहना 41 अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। अंत कहना कि देखिए 40 में ग्राम पंचायत क्यों बैठा है, बोले ना काम किसी को नहीं मिलता है ना, तो शिक्षा उक्षा नहीं मिलता है ना, उसको शिक्षा दिलाने के लिए, काम दिलाने के लिए उसका अधिकार है, तो कहना कि ठीक है 41 अनुच्छेद 41 के अंतर्गत करा देते हैं। अब आ जाइए, देखिए 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इस अनुच्छेद, देखिए इस उद्देश्यों गरीब, ये देखिए इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। देख लीजिए, गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना, आपसे कह देगा कि गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना, गरीब सबको ना सामाजिक सहायता देने, कहने का मतलब लोक सहायता हो जाएगा, क्या कहते हैं शिक्षा का, काम का अधिकार। तो किस अनुच्छेद के द्वारा, तो कहना गरीब को सामाजिक सहायता, यानी गरीब को सहायता करेगा कितना, तक कहना कि 40 रुपया से संगठित किए, लेकिन 41 रुपया दे के ना, एक रुपया ज़्यादा दे के ना सहायता करेंगे। तो इसको भी आपको याद रखना, ठीक है साथियों। वर्तमान में 5 योजनाएं शामिल, माने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, ये सब जो है ना, विधवा पेंशन सभी सब चलता है, तो ये सब आपको उतना, अन्नपूर्णा सब ये सब चलता है ना, परिवार लाभ योजना सब, तो ये सब यही है कि गरीब सब जो है ना उसको सहायता प्रदान करना किस अनुच्छेद के द्वारा। तो देखिए आपसे पूछ देगा कि अन्नपूर्णा योजना, विकलांगता पेंशन, इंदिरा राष्ट्रीय इंदिरा विधवा पेंशन, ये सब वृद्धा पेंशन सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलता है, तो कह देना है कि यह अनुच्छेद साथियों किस अनुच्छेद के, तो 41 अनुच्छेद के, यानी सहायता करवाना था अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। चलिए अब आ जाइए साथियों, काम की न्याय संगत और मानव वेचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो जब भी कहते ना साथियों
प्रसूति, तो कहना वो प्रसूति देखिए काम की न्याय संगत, और देख लीजिए काम की न्याय संगत और मानवेची दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो जब भी कहते हैं अच्छा प्रसूति कर रहा है, प्रसूति के सहायता, तो कहना रे सूतने के लिए सहायता कर रहा है, सोने के लिए, कहना कि सोने के लिए सहायता कर रहा है, तो कौन, तो कहना अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 42 साथियों, सोने के लिए, कहना कि वो सोने के लिए सहायता कर देगा 42 गो आदमी, सोने के लिए सहायता करेगा, तो प्रसूति का मतलब होगा अनुच्छेद 42। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, मैंने सोने के लिए कितना, तो अनुच्छेद 42, सूतने के लिए तो प्रसूति, तो कहना 42। ठीक है साथियों, अब देखिए कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, देख लीजिए निर्वाचन मजदूरी, देखिए निर्वाचन मजदूरी व कुटीर उद्योग, तो कहना कुटीर उद्योग से कहना अच्छा कुटी काटने के कह रहा है, तो कहना ना कुटी काटेगा ना, जो कुटी काटेगा ना उसको 43 रुपया देंगे, जो कुटी काटेगा उसको सहायता की 41 रुपया से गरीब सबके, 42 क्या जो सोने गया था ना फिर भी उसको हम 42 रुपया दे दिए, प्रसूति तो 42, आकर जो कुटी काटेगा ना उसको 1 रुपया ज़्यादा देंगे, 1 रुपया, या कहना क्या चाहिए 1 रुपया ज़्यादा देंगे, तो कहना कि क्या, तो कहना कि अनुच्छेद 43 में कुटी काटेगा, अनुच्छेद 43 रुपया मिलेगा अनुच्छेद जो कुटी काटेगा उसको। अब देख लीजिए यह प्रश्न साथियों पूछा हुआ है, और 40 वाला भी पूछा हुआ है, यह भी पूछा हुआ है, यह भी पूछा हुआ है। ठीक है साथियों, देखिए तो ध्यान, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, देख लीजिए नागरिकों के लिए एक समान क्या सिविल संहिता साथियों, तो देखिए एक समान, तो कहना कि एक आदमी को 4 देंगे तो फिर एक आदमी को 4 देंगे, ये के समान है ना, बराबर ना है, तो कहना क्या रहा है, एक के समान दिया है, और नागरिकों के लिए एक समान दिया है, तो एक आदमी के 4 तो एक आदमी के 4, तो क्या ध्यान में रखना है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है साथियों, अब आ जाइए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी ध्यान में रखना है साथियों कि देख लीजिए ऐसे इसको समझना है कि अच्छा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग, यानी पिछड़ा उछड़ा वर्ग सब आता है ना, तो शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए, अर्थ संबंधित हितों के अभिवृद्धि के लिए साथियों अनुच्छेद किस में बात किया गया था, अनुच्छेद 46 में। तो कहना कि अच्छा अनुच्छेद 46 में तो कहना है कि देखिए जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित, माने शिक्षा के साथ अर्थ माने पैसा, अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए, तो कहना अच्छा उसके हित की अभिवृद्धि के लिए कितना रुपया देंगे, 46, हाँ 44 दिए तो समान बांट दिए, 43 दिए जो कुटी काटा, 42 दिए उसको क्या जो प्रसूति सूत रहा था उसको। ठीक है साथियों, आप 42 के बाद क्या हो जाएगा, 41 दिया किसको, तो जो गरीब सब था ना उसको दे दिए, माने सहायता किए थे तो उसका अधिकार है मैंने प्राप्त करना, शिक्षा काम उम ये सब। ठीक है 40 संगठन, ठीक है 46 तो हो गया, 46 में क्या, तो कहना अच्छा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग उसको 46 रुपया देंगे, 46 रुपया देंगे शिक्षा में सहायता के लिए। अब देख लीजिए पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए, तो पोषण स्तर ठीक रहेगा तब ना जीवन स्तर ठीक रहेगा, तो कहना अच्छा खाने उने के लिए भी दे देंगे कितना, 47। जब भी आपसे पूछ देगा कि पोषण स्तर के लिए, तो खाने के लिए, यानी पोषण का मतलब खाएगा तब ना पोषित एकदम मजबूत रहेगा, तो कहना कि अच्छा पोषण स्तर के लिए कितना दिया साथियों, तो कहना कि पोषण स्तर के लिए साथियों इसको कितना दिया, तो पोषण स्तर के लिए दिया 47 गो। कहना कि पोषाहार कब से चलाएगा पोषण स्तर, तो 1947 से, तो 1947 में कहना कि 47 से, तो 47। अब आ जाइए कृषि एवं पशुपालन का संगठन, देखिए साथियों यह भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है दरोगे समय पूछा हुआ प्रश्न सब है। जब भी कहते हैं कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो कहना रहे कृषि, तो कृषि के साथ पशु भी पालेगा ना, तो कहना रहे कृषि और कृषि के साथ पशुपालन, तो कहना है कृषि और पशुपालन रहेगा ना, तो 48 रुपया इसको दे दिया जाएगा क्या करने के लिए, तो 48 रुपया इसको दे देंगे कृषि और पशुपालन के लिए। तो कहना कृषि पशुपालन के पोषाहार के लिए कितना दिए, तो पोषाहार के लिए 47 दिए, तो कृषि और पशुपालन के लिए 48 दे दीजिए। तो कहना कि अच्छा 40 तो था संगठन, किसका संगठन, पंचायत का, लेकिन 48 किसका है साथियों, 48 है कि अच्छा कृषि के लिए देंगे। ठीक है अब देख लीजिए अब पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का रक्षा, देखिए पर्यावरण के संरक्षण वन जीव सबका रक्षा उक्षा करेगा ना साथियों, उसके लिए देख कर देंगे चलो लो, यानी 48 क्या कर रहा था, 48 कर रहा था कृषि माने उगा रहा था, अब पशु चर जा रहा था, यानी कृषि माने होता ना कृषि और पशुपालन, तो कहते कृषि कर रहा था आई पशु चर जा रहा था, तो कहा कि देखिए पशु चर जा रहा है ना, तो उसके जस्ट बाद पर्यावरण को माने कृषि के जो पेड़ पौधा लगेगा, तो कहना कि देखो ना ये चर जा रहा है ना, तो अब उसको 48 के कम में क्या कर देते हैं ना
कि उसको 48 के एक तनका ज़्यादा रुपया बढ़ा के दे देंगे, यानी 48 के क दे देंगे, यानी वन सबके भी रक्षा करेगा। ये कृषि तो करबे करेगा और वो अपने पशु से अपना वन को भी रक्षा करेगा। तो 48 के क साथियों। अब आ जाइए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण देख लीजिए। 48 के क में तो पर्यावरण के रक्षा करने के लिए करा है। आप पर्यावरण के बाद देखिए 49 में क्या कह रहा है, जो स्मारक सब है ना साथियों, जिसको मूर्ति उर्ति मान लेते, बाबा साहेब सबका, गांधी जी सबका, या किसी सबका मूर्ति उर्ति सब तोड़ देता है, उसी को संरक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए कहता कि नियुक्त करेंगे। यानी कौन अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद साथियों 49 देख लीजिए। 48 तो आपको मालूम है कृषि करेगा, 48 तो पशु सबसे बचने के लिए, फिर 48 के क में उसको दे देगा पर्यावरण संरक्षण सबको रोकने के लिए, और फिर 49 में क्या हो जाएगा ना, स्मारक सबको रोकने के लिए। अब 50 में देखिए, 50 का मतलब क्या हुआ कि अरे ये ना स्मारक सबको रक्षा करता है, पर्यावरण सबको रक्षा करता है, ये मैंने कोई कार्य न करता है, तो कार्य करता, तो जब भी कहते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कहने का मतलब ये कार्य कर रहा है 50वां, तो कहना 50वां क्या है, तो कहना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, माने कहने का मतलब पशुपालन कृषि कर रहा है, रक्षा कर रहा है, ठीक है, वन उन सब का, फिर स्मारक का, तो क्या कर रहा है, कार्य न कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, तो कहना 50वां हो जाएगा कार्य, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है साथियों, यह ध्यान में रखना। अब आ जाइए, जब भी कहते अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अब देख लीजिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा कि शांति बना कर रखना है, कब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो कहना कि अनुच्छेद 51 यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, तो कहना रे शांति का बात जब भी कहने का ना, शांति का बात तो सेंचुरी से हाफ सेंचुरी से एक ज़्यादा कर देंगे। कब कर देंगे, क्या कर देंगे, हाफ सेंचुरी से एक ज़्यादा कर देंगे, यानी 51 कहने का मतलब शांति रूप से बैठना है। ठीक है, कहना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग भी हो गया ना, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अलग हो गया 50 तक कोई बात नहीं है, 51वां हो जाएगा ना, शांत से रहना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो ध्यान में रखना चाहिए, शांत से रहना है। अलग पृथक्करण का मतलब कहता है कि अलग है, तो अलग हो गया ना 50 में, तो 51वां अगला दिन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, शांत से बैठना है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए तो 51, अनुच्छेद 51। ठीक है, उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी है जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे देख लीजिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट देख लीजिए, आपको बताते हैं। जब भी कह दे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, देख लीजिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, माने मातृभाषा का मतलब होता है ना कि आपका जो मातृभाषा, कोई भी राज्य का कोई मातृभाषा है। ठीक है साथियों, देखिए अभी राष्ट्रीय भाषा हम लोग का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है साथियों, भले हम लोग हिंदी को मानते हैं लेकिन नहीं है। मातृभाषा कहने का मतलब सबका मान लेते, किसी का हिंदी, किसी का भोजपुरी, किसी का मैथिली, किसी इस टाइप का रहता है ना, तो कहना अच्छा मातृभाषा में ना शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रदान करना है। किसको, यानी प्राथमिक स्तर पर ना पहले मातृभाषा का शिक्षा देना, यानी कहने का मतलब है कोई भी सरकार है ना, उसको प्राथमिक स्तर पर पहले क्या करेगा, मातृभाषा का शिक्षा देगा। तो मातृभाषा का शिक्षा देगा ना, तो कहना ये डिफ़िकल्ट काम है, शुरू में ना प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देना, तो कहना 350 रुपया लेंगे। तो कहना कि ठीक है, मातृभाषा में ना हम क पहले सीखेंगे, तो कहना कि 350 रुपया लिया, आप पहले खाली क सिखाया प्राथमिक स्तर पर। तो कहना कि अच्छा, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, तो कहना 350 रुपया लिया मातृभाषा के नाम पर, आ क सिखाया तो 350 के क। देखिए हिंदी को प्रोत्साहित करना, तो कहना देखिए 350 के क था मातृभाषा, तो हम लोग का मातृभाषा क्या है, हम लोग का हिंदी। तो कहेंगे कि अच्छा क सिखाया, क्या सिखाया, क 350 रुपया क सिखाया, तो बाद में जाकर ना 351 लिया ना, तो हिंदी को प्रोत्साहित किया, माने हिंदी सिखाया। देखिए 350 लिया तो प्राथमिक भाषा पर ना क सिखाया, ठीक है, 350 351 लिया तो हिंदी सिखाया, यानी हिंदी को प्रोत्साहित करना। तो जब भी कहते हैं हिंदी को प्रोत्साहित करना, तो अनुच्छेद 351 हो जाएगा साथियों। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी का, यह कथन केटी शाह का है। तो कहना केटी का मतलब केटीएम शाह, तो कहना अच्छा अपने केटीएम ले ले है, और राज्य के नीति निर्देशक सब पर बैंक के जो खाता उता के बारे में बात कर रहा है कौन, तो कहना कि यह है केटी शाह। कहना कि राज्य के नीति निर्देश तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यानी इस पर कटास किया गया था किसके द्वारा, केटी शाह के द्वारा। ठीक है साथियों, किसके द्वारा, केटी शाह के द्वारा। देख लीजिए बाकी ये सब तो हम आपको करवा दिए हैं साथियों, ये सब तो हम करवा दिए हैं। अब देखिए
मौलिक अधिकार भी देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको सब करवा रहे हैं। हाँ देखिए, जब भी कह देगा मौलिक कर्तव्य, देख लीजिए साथियों, तो मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य साथियों, कहना कि आपका कर्तव्य क्या रहना चाहिए साथियों, आपका कर्तव्य, तो कहना मौलिक कर्तव्य, तो कहना कि 11 गो कर्तव्य रहना चाहिए। क्या बोल कहना कि एक आदमी बोला एगो कर्तव्य रहना चाहिए, तो एक आदमी कहेगा एगो कर्तव्य नहीं, 11 गो कर्तव्य रहना चाहिए। तो देख लीजिए कितना कर्तव्य साथियों, तो 11 कर्तव्य। देखिए जब भी कह दे, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वें संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है साथियों, मौलिक कर्तव्य को किससे लिया गया, तो रूस के संविधान से। तो आपको मालूम है, देखिए स्वर्ण, जब स्वर्ण मिला ना, सरदार जी को स्वर्ण मिला, माने पैसा मिला, सोना मिला, तो ये 10 गो मौलिक कर्तव्य बनाया। ठीक है साथियों, संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा। हाँ 10 को कब, 42वां संविधान संशोधन, ध्यान में रखना। देखिए 42वां कितना इंपॉर्टेंट है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 46वां संविधान 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 46वां द्वारा क्या किया गया साथियों, 2002 में हुआ ना 46वां द्वारा। 46वां कब, 2002 में हुआ था साथियों। 46वां कब हुआ था, आदि उसी में बताया गया था ना साथियों, 6 वर्ष से जो बच्चा है ना, 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है, उसको ना क्या करते हैं, शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा, उसी में बताया गया था। ठीक है, यानी 21 के क वाला में। अब आ जाइए, जब भी कह दे तो कहना क्यों स्वर्ण सिंह जो जारी किए 10 गो था। ठीक है, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। सॉरी 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। देख लीजिए इस भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के कई तब आपको करवाएं सब। अब आ जाइए, देखिए मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। देख लीजिए मौलिक कर्तव्य क्या है, थोड़ा मोड़ा इसको खाली पढ़ लेने वाला है। देखिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये न कि संविधान का पालन करिएगा तो फिर फालतू का आप पर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और झंडा उंडा सबको ना जो जलाने उलाने लगता है ना कोई तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगा। ठीक, देखिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखे और उनका पालन करें। माने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में माने कहने का था, कोई आज़ादी में भाग लिया उस सब का भी मूर्ति या कोई और भी मान लेते कोई स्थान हुआ जहाँ पे आप आंदोलन किए, तो उस सबको संजो के रखना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, देश की रक्षा करे, एकदम कर्तव्य आपका। भारत के सभी लोगों में देखिए समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, माने सभी एकदम मिलता जुलता भाई की तरह रहे, माने मिलजुल के रहे। ठीक है, हमारी देखिए सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका रक्षण करे। ठीक है साथियों, ये तो ये आपको मालूम है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा कर, देखिए पर्यावरण की भी रक्षा करना है हम लोग का कर्तव्य है साथियों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, एकदम मैंने वैज्ञानिक तरीका से रहना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, वो आपका भी संपत्ति है साथियों। ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, एकदम। माता पिता का संरक्षण, देखिए माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यानी 6 से 14 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 86/2002 के तहत। ये भी है, देख लीजिए ये भी इसमें है। देख लीजिए क्या आपका कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा सबको पढ़ाना कर्तव्य है। देख लीजिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्यों में भी ही निहित है। इस तरह सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए साथियों, यहाँ से बेहतरीन क्लास संघीय कार्यपालिका साथियों। देखिए यह आपको संघीय कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति सब हम आपको फिर अब कल पढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।